हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू स्टडी विद गुरमीत सिंह। चलिए, आज ये हिस्ट्री की क्लास है और आज से हम प्रॉपरली हिस्ट्री सब्जेक्ट अपना पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इतिहास की क्लास है और इतिहास को पढ़ाने के लिए पहले हमें कुछ इतिहास के कुछ टर्म समझने होंगे। जैसे हमें इतिहास को तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो होता है इतिहास का, वो होता है प्रागैतिहासिक इतिहास। ये क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अभी सिर्फ देखिए कि सबसे पहले जो होता है प्रागैतिक इतिहास, उसके बाद आद ऐतिहासिक, उसके बाद होता है आद ऐतिहासिक इतिहास एंड उसके बाद ऐतिहासिक। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? वो ये है कि जो हमारा प्रागैतिहासिक इतिहास होता है, उस प्रागैतिहासिक इतिहास उस इतिहास को बोलते हैं जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य ना मिले हो। अर्थात हमने सिर्फ वो उस पे जो हमारे जो पुरातत्व है, जो पुरानी चीजें मिली हुई हैं वहां पे, जो उस स्थान पे मिले हैं, उसी के आधार पर जो हमने इतिहास लिखा है, जो विद्वानों ने समझ के कि ऐसा हुआ होगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास। बस इतना मान लीजिए, इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं होते उस प्रागैतिहासिक इतिहास। आद ऐतिहासिक इतिहास के क्या होते हैं कि इसमें लिखित साक्ष्य होते तो हैं, पर हाँ आप उसको पढ़ नहीं सकते हो। मतलब कुछ ऐसी लिपियां होती हैं जो आप बोल सकते हो कि लिखित में वो है, पर हम आज तक उसको पढ़ नहीं पाए। एंड ऐतिहासिक होता है जो हमें जो इतिहास जो एकदम प्रॉपरली लिखा हुआ हो, जिसके हमें साहित्य मिले हुए हो, उस टाइम के साहित्य जिसके बारे में हमें बताते हो, तो जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो ऐतिहासिक ही माना जाता है। एक्चुअल जो होता है वो ऐतिहासिक इतिहास ही होता है। प्रागैतिहासिक इतिहास को जो पुरातत्वविद होते हैं वो अपने हिसाब से उसको बनाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। उसकी एज को जान के, उसके जो कल्चर होते हैं, जो उसमें पुरातत्व मिलते हैं, उनको समझ के जो इतिहास लिखते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रागैतिहासिक इतिहास है। तो हम बात करेंगे आज प्रागैतिहासिक इतिहास की। वैसे तो तीनों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक इतिहास। तो प्रागैतिहासिक इतिहास में ही हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे प्रागैतिहासिक में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम पाषाण काल। अभी पाषाण काल क्या होता है? तो पाषाण काल का मतलब होता है कि जब किसी भी धातु का जब आविष्कार नहीं हुआ था, तो सब चीजें, जो उपकरण थे, जो उस टाइम का मानव था, वो सिर्फ पत्थरों से बनाए जाने वाले औजारों का ही और उपकरणों का प्रयोग करता था। तो इसीलिए इस काल में जितना भी हम मानवीय सभ्यता पढ़ेंगे, तो उसमें सब जितने भी औजार होंगे सब पत्थरों वाले होंगे। अब वो पत्थर किस टाइप के हैं, पहले औजार किस टाइप के बने, औजारों के आधार पर ही हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया है, सिर्फ औजारों के आधार पर। जैसे जैसे उसने यूज किया, टाइम बढ़ता गया, वो अपने आप को विकसित करता गया, तो उसने उसी आधार पर जो हमारे जो विद्वान हैं, उन्होंने पाषाण काल को 3 चीजों में डिवाइड किया है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तो हम बात करेंगे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाषाण काल की। पाषाण काल को 3 कालों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो अब यहाँ पे पूरा पाषाण काल को भी तीन कालों में डिवाइड किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल।
तो हम सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पूरा पाषाण काल, क्योंकि हम एक सिस्टम से पढ़ेंगे, दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो हम चीजों को पढ़ेंगे। पहले मैं मोटी मोटी यहाँ समझा देता हूँ कि ये सब है पाषाण काल, पर इसको पाषाण काल को भी जो हमारे जो मानव ने औजार अपने डेवलप किए, जो उपकरण डेवलप किए, उसके आधार पे हमने पाषाण काल को, है सब पाषाण के, सब पत्थरों द्वारा बनाए गए औजार है, पर कैसे कैसे डेवलप हुआ, इन काल के साथ मानवीय इतिहास कैसे, मानवीय सभ्यता कैसे डेवलप हुई, हम उसकी बात करते हैं। तो पूरा पाषाण काल में देखो, टोटल जो आदमी था, मतलब जो आदि मानव बोलेंगे उसको, वो टोटल शिकार पर डिपेंड करता था। आखेटक था, शिकार को आखेटक बोलते हैं, शिकारी को आखेटक था, और खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक। ठीक है, आखेटक का मतलब शिकारी था, और खाद्य संग्राहक मतलब जो वनों से मिलने वाली चीजें, जैसे फल फूल या अनाज, जो उसको सिर्फ वनों से मिलता था, उगाता नहीं था, कोई किसान खेती नहीं करता था, कृषि नहीं होती थी, सिर्फ शिकार पे जीता था, और मतलब जो फल फ्रूट थे, उसके जो फ्रूट्स वगैरह थे जो जंगल से उसको मिलते थे, उसी पे डिपेंड करता था। और नवपाषाण काल में क्या था कि इस टाइम पे मानव कृषि और खाद यहाँ पे संग्राहक है, और यहाँ पे उत्पादक बन गया। खाद्य उत्पादक, अर्थात यहाँ पे जो मानव है नवपाषाण काल में, वहां पे यहाँ का जो मानव है वो यहाँ पे कृषि करने लगा, अर्थात खाद्य उत्पादक बन गया। और वो शिकार करता था, ऐसा नहीं कि ये एक दूसरे के काल में ऐसे आके कि एक दूसरे से डिपेंड अलग हो गए, शिकार छोड़ दे, शिकार भी होता था पर बहुत सीमित मात्रा में। जो बड़े बड़े जन समुदाय थे उन्होंने कृषि करना, स्थायी निवास बनना यहाँ पे सीख लिया था नवपाषाण काल में। और जो ये मध्य पाषाण काल में होता है, ये दोनों का कॉमन होता है। यहाँ कृषि, खाद्य उत्पादक, कृषि व पशुपालन, यहाँ पशुपालन भी, कृषि व पशुपालन और खाद्य उत्पादक बन गया हो। तो ये जो होता है मध्य पाषाण काल, ये दोनों में कॉमन रहता है। मतलब इसमें जो आखेटक भी रहता है, एक हिस्सा यहां से आखेटक का रहेगा, और दूसरा यहां से जो कॉमन की बात है, नवपाषाण काल से क्या रहेगा, पशुपालन। जो ये बीच वाला सर्किल है, ये मध्य पाषाण काल का है। मीन्स इसमें मानव शिकार के साथ साथ पशुपालन करना सीख गया था, खेती करना नहीं सीखा है। देखिए, इससे कुछ हिस्सा लिया है, इससे कुछ हिस्सा लिया है, इससे जो पार्ट्स लिया है वो आखेटक मतलब शिकारी था, और इससे क्या लिया है कि पशुपालन। हालांकि वो खाद्य संग्राहक यहाँ भी था, आखेटक और खाद्य संग्राहक यहाँ भी रहा है, खाद्य संग्राहक भी था। ऐसा नहीं कि वो अपने से खेती किसानी करने लगे, मतलब कृषि करने लगे, ऐसा नहीं है। आखेटक और खाद्य संग्राहक इसमें था, और इसमें इससे क्या लिया, कृषि को छोड़कर पशुपालन। बस इतना अंतर आया कि जो पूरा पाषाण काल का सिर्फ शिकार पे और जो खाद्य संग्राहक पे जो मानव जिंदा रहता था, उसने अब क्या किया कि उसके साथ साथ ये तो चल ही रहा था, और इसके साथ साथ पशुपालन, उसने जानवरों को पालना स्टार्ट कर देता। उसने कौन कौन से जानवर, पहले उसने कुछ जानवर लिए होंगे, उन्हें देखा होगा कि कौन किसका कैसा किस जानवर का कैसा बिहेवियर है, कि वो हमारे साथ रह सकता है कि नहीं रह सकता है। तो उस चीज को उसने आइडेंटिफाई किया, और जो कुछ पालतू जानवर बने उसको लगा कि हाँ इनको पाला जा सकता है, तो फिर उसने उसको कुछ जानवरों को उससे चुन लिया। जैसे सबसे पहले उसने चुना कुत्ता। जो कुत्ता है वो सबसे पहले पालतू जानवर बनाया मानव का। अब हम इससे यहीं पे हम बात कर लेते हैं इसके काल की, कि पूरा पाषाण काल कब से था। तो जो पूरा पाषाण काल की, हम सब कालों की हम बात कर लेते हैं कि इनकी एज क्या थी। तो जो पूरा पाषाण काल की एज है उसको माना जाता है 5 लाख से 50,000, सॉरी 5 लाख से 10,000 बीसी। ठीक है, बीसी क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। और मध्य पाषाण काल का 10,000 से 8,000, 10,000 से 8,000 बीसी तक मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल का
8000 से, या आप डिजिट में लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह है, 8000 से 8000 BC से और कितना 3000 BC तक। हालांकि नवपाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो 1000 BC तक भी मिले हैं। दक्षिण भारत है वहां पे जो नवपाषाण काल के जो साक्ष्य हैं, जो उपकरण है, वो 1000 BC तक भी मिले। पर जो कॉमनली हम मानते हैं कि ओवरऑल एक देखते हैं कि ओवरऑल एक सिनेरियो देखते हैं कि उसमें नवपाषाण काल जो है, सॉरी ये डबल हो गया, नवपाषाण काल जो है वो कॉमनली 3000 BC तक ही चला। इसके बाद मानवीय सभ्यता आने लगी, स्थायी निवास हो गया, तो उसके बाद जब संस्कृति बनना स्टार्ट हो गई तो नवपाषाण काल उस पीरियड से हम उसको संस्कृति, जो मानवीय संस्कृति है, सभ्यता है, तब से हम सभ्यताओं के अंदर पढ़ते हैं। तो मोटा मोटा ये जानिए। हाँ, पर दक्षिण भारत में नवपाषाण काल काफी लेट तक 2000 BC, एक्चुअली 1000 BC तक भी हम मानते हैं, जो एनसीईआरटी बोलती है कि 1000 BC तक भी दक्षिण भारत में नवपाषाण काल जैसी चीजें चलती रही। तो ये यहाँ पे इनका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल का यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया। और ये मध्य पाषाण काल को ऐसे मैंने बीच में क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों कुछ क्वालिटी इसकी और कुछ क्वालिटी इसकी लेके रखता है। ये सिर्फ एक संक्रमण काल है, मतलब जो चीजें पूरा पाषाण काल की खत्म हो रही थी, नवपाषाण काल की चीजें उसमें आ रही थी, तो दोनों को कॉमन, जब कोई चीज एक खत्म हो रही होती है और दूसरी स्टार्ट हो रही होती है, ऐसा तो है नहीं एक ही डेट में आज ही खत्म हुआ और आज से नई चीजें स्टार्ट नहीं, धीरे धीरे चीजें खत्म होती हैं, धीरे धीरे नई नई चीजें आती हैं। तो वो जो काल होता है, जो ट्रांजैक्शन पीरियड होता है, वही होता है संक्रमण काल, उसी को बोलते हैं हम मध्य पाषाण काल। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में बांटा गया था, मैंने आपको पीछे पहले भी बताया। इसमें है सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इन तीनों के मैं पीरियड्स लिख देता हूं, क्या अवधि रही थी इनकी। तो जो निम्न पूरा पाषाण काल था वो था 5 लाख BC से 50,000 BC तक। ठीक है, ये हमारा निम्न पूरा पाषाण काल था। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 BC से 40,000 BC तक। एंड जो उच्च पूरा पाषाण काल है वो 40,000 BC से 10,000 BC तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हम पूरा पाषाण काल में होता क्या है, जलवायु कैसी थी। तो जो यहाँ की जलवायु थी पृथ्वी पे, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारी इस पृथ्वी को बने हुए 4 अरब 50 करोड़ साल हो चुके हैं। तो इस पीरियड में हमारा मतलब 4 बार पृथ्वी पे हिमयुग आया। हिमी मतलब पूरी पृथ्वी जो है बर्फ से आच्छादित हो गई, मतलब ढक गई। तो जो ये ऊपर वाला पीरियड है, जो पूरा पाषाण काल है, मतलब जो पहला पीरियड है पूरा पाषाण काल, तो लगभग इसमें हमारी जो पृथ्वी थी बर्फ से आच्छादित रही थी। तो इसमें इस चीज से कैसे पता चलता है, मतलब बहुत सारे भूगोल वेदताओं ने, मतलब ये तो सब प्रूफ हो चुका है कि मतलब 4 हिमयुग थे, और उसमें से जो हिमयुग था, जो लास्ट प्लीस्टोसीन युग का जो हिमयुग था वो यही था, जो पूरा पाषाण काल में युग था, जो सबसे लेटेस्ट वाला हिमयुग है, सबसे लास्ट वाला वो पूरा पाषाण काल का था। तो इसमें हम बात करेंगे कैसे इसको प्रूफ करने के लिए इसके औजार भी डिपेंड करते हैं, मतलब कि जो बर्फ में यूज होने वाले जो औजार थे उससे भी पता चलता है कि इस टाइम के जो लोग थे वो बर्फ में रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल को, निम्न पूरा पाषाण काल को। तो कोई भी काल हो, उसका मतलब सबसे पहले हमें कैसे पता चलता है कि मतलब कौन से काल को कैसे डिवाइड किया है हमारे इतिहासकारों ने, कि इस काल को ऐसे डिनोट किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। तो जब हम निम्न पूरा पाषाण, तो औजारों के आधार पर, शुरू में कोई ऐसा तो था नहीं कि मतलब उसकी संस्कृति देखे जाए, घरों के आधार पर कुछ ऐसा देखा जाए, या कोई और भी कोई स्टेबिलिटी वाली चीज हो,
तो ऐसा कुछ नहीं था। तो सबसे पहले हम जो इसको डिफरेंट इन तीनों में जो अंतर किया जाता है वो किया जाता है औजारों के आधार पर। तो औजार हम सबसे पहले पकड़ लेते हैं औजार। ये तो मैंने पहले बता दिया जैसे कि इस टाइम का जो मानव था क्या था, आखेटक था, मतलब शिकारी, शिकार पर डिपेंड करता था, और खाद्य संग्राहक था। मतलब शिकार पर डिपेंड करता था और वनों से या फिर जो अनाज के पेड़ होते थे या फल फूल पर जीवित रहता था, मतलब उन्हीं पर डिपेंड करता था। तो अगर शिकारी है तो शिकार करने के लिए उसको औजार चाहिए। तो उस टाइम पे जो औजार थे वो सिर्फ शिकार बेसिस औजार थे। तो शिकार बेसिस औजार मतलब औजार तो सभी को बोलते हैं, पर वो बेस कैसे, खेती करने के लिए है, शिकार करने के लिए, या डिफरेंट अलग अलग वर्क करने के लिए कौन कौन से हैं। तो इस काल के जो औजार थे वो सिर्फ ऐसे डिजाइन किए जा सकते थे, ऐसे डिजाइन किए थे जो सिर्फ शिकार, जिनसे सिर्फ शिकार किया जा सकता है, और वो बर्फ में रहते थे। इससे वो पता चलता है उन औजारों की जो डिजाइन थी, जो उनका पकड़ने का तरीका था, उनका बनाने का जो तरीका था, वो भी डिनोट करता है कि ये लोग बर्फ में रहते थे। जैसे जो इनका सबसे पहला औजार था हस्त कुठार, ठीक है। दूसरा औजार था गंडासा, और तीसरा औजार था पेबुल। पेबुल बिल्कुल। तो जो हस्त कुठार था उसकी डिजाइन, उसको कुछ ऐसा करके कुछ बनाया जाता था। मतलब ये जो औजार था, मतलब इससे यहाँ से हाथ से पकड़ के इस पे वार किया जाता था जानवरों पे। मतलब बहुत ज्यादा डेवलप औजार नहीं था, मतलब ऐसे जो नेचुरल पत्थर मिल जाते थे तो दो पत्थरों को आपस में मारा और उससे कुछ पत्थरों के कुछ अंश जो है वो टूट के इधर उठ गया, तो एक इसकी धार बन जाती थी। इसी को हम बोलते हैं हस्त कुठार, मतलब हाथ से पकड़ी जाने वाली कुल्हाड़ी को बोलते हैं हस्त कुठार। सेकंड बनेगी गंडासा। गंडासा क्या है, गंडासे में कोई एक पत्थर ले लिया और उसकी जो नीचे की जो धार होती है उसको थोड़ा धार, जो नीचे का सिरा होता है उसको थोड़ा धारदार बना लिया, ऐसे कोई पत्थर है, ये कोई पत्थर है, तो यहाँ पे इसको दोनों साइड से इसको थोड़ा मतलब इसको नीचे से थोड़ा पत्थर मार के पतला कर लिया, नुकीला कर लिया, और उसको गंडासा बना लिया। ये भी हाथ से ही बनाया जाता था, ऐसा कुछ नहीं कि इसको बनाने के लिए कुछ दो पत्थरों को आपस में रगड़ के आपस में ये टकरा के जो बनाते थे या मार के आपस में, तो वो गंडासा होता था। ये भी सिर्फ किसके लिए, मांस काटने के लिए, शिकार करने के लिए, शिकार करने के बाद मांस काटना, उसकी खाल छीलना, ये सब करने के लिए ये था। तीसरा था पेबुल। पेबुल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई नदी होती है तो नदी में जो पत्थर पड़े होते हैं वो एक टाइम के बाद जो मोटा पत्थर होता है पतला हो जाता है। तो जो पत्थर पानी की वजह से, पानी के संपर्क में रहने से और पानी से लगातार उनका क्षरण होने से जो घिस के पतले हो गए थे, जो पतले पत्थर हो गए थे उनको क्या बोलते हैं, पेबुल। तो इनका आकार कुछ ऐसा मान लीजिए जैसे गोल हो जाते हैं पत्थर। आपने देखा होगा नदियों में पाए जाने वाले पत्थर जनरली गोल होते हैं, थोड़े चिकने होते हैं। क्यों हो जाते हैं, शुरू में तो सब पत्थर ऐसे गए होंगे ना, टेढ़े मेढ़े सब रहे होंगे। ऐसे तो है नहीं, पहाड़ से कोई टूटा, मतलब चट्टान से कोई पत्थर टूटा शुरू में ही ऐसे एकदम शेप में मिल जाए, एकदम गोल शेप में, तो शुरू में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो नदियों वाले पत्थर है वो गोल हो जाते हैं। गोल कैसे हो जाते हैं, घिसते हो जाते हैं, और ये गोल होके कई बार ये छेपट हो जाते हैं। तो जो छेपट हथियार होते, जो छेपट पत्थर होते थे उन्हीं को बेपुल हथियार बोलते हैं, ठीक है। बेपुल उन्हीं को बोला जाता है। तो अब दूसरी बात, ये तो हमारे हथियार हो गए। ये सब चीजें नोट्स में मैंने अच्छे से डिनोट की है, मतलब नोट्स में अच्छे से इनको समझाया, ये शॉर्टकट में नहीं डिटेल में मैंने समझाया, पर यहाँ पे हर चीज लिख नहीं सकते, इसलिए मैं आपको बस यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ। बाकी आपको जो रिटर्न है वो नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, अब ये तो औजार हो गई, औजारों का। दूसरी बात करते हैं कि इनके पुरा स्थल क्या है, कहाँ से ये हमें औजार मिले हैं,
जिससे हमें पता चला है कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे रहने वाले ये है। तो सबसे पहले बात करेंगे सोहन घाटी, है ना, सोहन नदी घाटी। ये नदी सोहन नदी का है। तो ये ऊपर जम्मू कश्मीर के एरिया, जो जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान में जो ऊपर की तरफ, बिल्कुल जब हम इंडिया के नक्शे पर हम देखते हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ जो हमारी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है सोन नदी, तो सोहन नदी सिंधु नदी की हाँ एक सहायक है, बहुत छोटी नदी है, तो उसी के किनारे ये पुरास्थल मिले हैं। दूसरी नदी घाटी बेलन नदी घाटी। तो बेलन नदी घाटी कहाँ है? तो ये है मिर्जापुर में, यूपी में मिर्जापुर है वहां पे, ठीक है। और जो सबसे मेन और सबसे पुरानी, जहां से हमें पता चलता है कि हाँ भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो मानवीय सभ्यता यहाँ रही है और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रही है, तो वो है नर्मदा नदी घाटी। तो ये सब हो गए जहां से हमें पूरा स्थल है, जहां से हमें पता चलता है कि निम्न पुरापाषाण काल के जो पीरियड, उसमें जो मानव था कैसे उसने अपना सस्टेन किया, कैसे किन औजारों से और कहाँ कहाँ पे वो मिले। बाकी एक दो जगह और भी मिले हैं, पर हर चीज को यहाँ पे डिनोट नहीं करना है। जैसे राजस्थान का दिलवाना हो गया, एक जगह है दिलवाना, कहाँ पे है? राजस्थान में। यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं, इस टाइप के औजार मिले हैं। ये औजारों से ही पता चलता है कि उस टाइम पे क्या पीरियड्स, मतलब किस पीरियड के ये औजार हैं। तो पीरियड्स का पता, उनकी जो अवधि है उनका पता तो हम कार्बन 14 से लगा सकते हैं, पर जिस जिस जगह पे सेम अध्ययन मिलते हैं हमको, उसी से हम ये पता लगाते हैं कि ये किस एज का है, ठीक है। और ये लगभग जैसे 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक है, तो ये सब जितने भी स्थान है ये लगभग ऐसे मान लीजिए, जो यहाँ से जितनी भी चीजें पुरातत्व जो मिले हैं हमको, वो लगभग 1 साल, 1 लाख साल पुराने यहाँ से जितने भी औजार मिले उनकी एज लगभग 1 साल है, ठीक, 1 लाख साल, ठीक है, 1 लाख साल पहले लगभग एज है। और दूसरा यहाँ पे एक वो भी है जो सबसे मेन रहता है, वो तो भूल ही गया, वो है भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका ये कहाँ है? एमपी में है, भोपाल से 50 किलोमीटर साउथ में जाएंगे तो भीमबेटका आपको मिलेगा। तो ये भी जो निम्न पुरापाषाण काल का एक हिस्सा है। यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं जो जहाँ पे इस पीरियड्स में यहाँ पे मानवीय सभ्यता थी, मानवीय लोग थे। सभ्यता नहीं बोल पाएंगे उसको, मानवीय लोग यहाँ रहते थे। सभ्यता संस्कृति ये क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्यों नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी थी, आदि मानव यहाँ पे रहा करता था। दूसरा ये हो गया आपका निम्न पुरापाषाण का। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है। वो ए था, ए मान लीजिए, इसको हम बी मान सकते। तो इसका एज क्या था? 50,000 बीसी से 40,000 बीसी, ठीक है। तो इसका जो अब आपने देखा होगा, जब उसने पत्थर से पत्थर टकरा के हस्त कुठार बनाना सीख लिया आदमी, जो मानव है उस टाइम पे, उस पीरियड में, पूरा निम्न पुरापाषाण काल में उसने पत्थर से पत्थर जब मार के उसने जो हस्त कुठार वगैरह या गडासा वगैरह बनाना सीख लिया, फिर उसको चाहिए था कि और ज्यादा धारदार उसको हथियार बनाने की जरूरत थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसने समझ भी लिया था कि अगर हमें कम फोर्स चाहिए तो हमें और ज्यादा धारदार हथियार की जरूरत पड़ेगी। तो जो जैसे 2 पत्थर है, ठीक है, 2 पत्थर को उसने आपस में टकराया, तो एक ऐसे जब हम टकराएंगे या फिर उसको बहुत प्रेस करेंगे आपस में काफी फोर्स लगा के, तो क्या होगा, इससे कुछ फलक टूटेंगे। मान लीजिए कोई पत्थर ऐसा था और उससे बाद में इसे पत्थर टकराया और बाद में ऐसा हो गया, ये पहले शुरुआत में ऐसा है, मान लीजिए शुरुआत में ऐसा है, बाद में पत्थर टकराया, इससे दूसरा पत्थर टकराया और ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो इसका एक भाग ऐसा टूटेगा,
ये टूट के अलग निकल गया, तो इसका एक फलक बन गया, इसको पपड़ी बोल सकते हैं आप। तो एक पपड़ी बन गई। अब इसको दूसरी साइड से मोड़ेंगे तो ये तो एक हस्त कुठार बन जाएगी। इस पे ध्यान नहीं देना इस बार इस पे ध्यान देना, जो ये फलक निकला है तो इसी को हम बोलते हैं फलक। तो इस एज में काफी, ये भी काफी लंबा एज रहा है, लगभग 10,000 साल का, ये 10,000 साल का ये टाइम पीरियड है। तो इस एज में जो डिपेंड कर, जो ज्यादातर मैक्सिमम औजार मिले हैं वो फलक के रूप में मिले, मतलब पतले होते थे, पपड़ीदार होते थे, धारदार होते थे। ठीक है, अब हम दूसरी बात करेंगे। ये तो औजार हो गए सर, तो हम इस औजारों के कुछ नाम भी होंगे ऐसे, सिर्फ फलक ही कहना तो एक जो नॉर्मल बात हो गई, जैसे फलक हो गया, फलक संस्कृति इसी को बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फलक संस्कृति, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर फलक के औजारों का डोमिनेंस था। मैक्सिमम जो औजार मिले हैं इस टाइप के मिले जिनमें फलकों पे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ज्यादा अनिवार्यता दी गई है। फलक जो ये होते हैं, पपड़ी, पत्थर की पपड़ी जो फलक बनते हैं उन पे ज्यादा। तो सबसे पहले फलक हो गया, फिर बेधनी हो गई और छेदनी, बेधनी हो गई, छेदनी हो गई, और ये हो गया खुरचनी। ठीक है, तो इस टाइप के जो औजार मिले हैं वो मध्य पुरापाषाण काल में मिले हैं। ठीक है, ये औजारों की बात हो गई। अब हम बात करेंगे, सिर्फ इतना ही समझना है, ज्यादा नहीं, बस हमें ये अलग, ये जो काल है इनको अलग से डिनोट करना आना चाहिए। बहुत ज्यादा इनके बारे में ऐसा नहीं है, कुछ एक एक दो फैक्ट है सब में, जैसे अवधि को लेके हो गया, और उनके जो एक एक दो जो सिर्फ फोकस है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो मैं बता दूंगा जहां जहां आएगा, जो मेन पॉइंट, जिस काल से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दूसरी बात करेंगे, जो मेन बात है, एक तो औजार वाली मेन बात हो जाती है, दूसरा हो जाता है पुरा स्थल, मतलब ये औजार हमें कहां कहां से मिले हैं इस टाइम पीरियड के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेवासा। ये नेवासा का है, ये दैमाबाद, आज के अहमदनगर के आसपास ये नेवासा है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेवासा को आप आगे भी पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे हड़प्पा के बाद, जब ताम्रपाषाण वाली संस्कृतियां पढ़ेंगे तब तो नेवासा का जिक्र आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे पुरातत्व मिले हैं जो क्या इसको डिनोट करते हैं कि ये इस पीरियड की है। दूसरा स्थल जो है वो है पाटन, महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र में है। तो ये यहाँ से क्या मतलब पाटन से, जो हाँ एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पाटन से पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, पाटन महाराष्ट्र से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रांकन। मतलब इस टाइम में एक शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है जिसपे चित्रकारी की गई है। ठीक है, कुछ चीजें बनाई गई हैं, तो ये सबसे मेन फैक्ट है। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि शुतुरमुर्ग के अंडे का चित्रांकन कहाँ से मिला है, किस टाइम का है ना, किस काल है। तो हम याद रखेंगे कि मध्य पुरापाषाण काल के और पाटन से मिला। पाटन का है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र है इंडिया में। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा भारत हो गया, तो जो महाराष्ट्र में, ठीक है, पाटन थोड़ा पास में रहेगा, और क्योंकि ये नेवासा के थोड़ा कितने पश्चिम दिशा में, तो नेवासा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये नेवासा इधर, और ये वाला जो है ये पाटन। ठीक, ये पाटन हो गया, ये नेवासा हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, सिर्फ इसमें इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे जानने की वो नहीं करना है कि मतलब इस पे ज्यादा रिसर्च करनी है, ऐसा कुछ नहीं। बस एक दो फैक्ट होते हैं, सिर्फ ये एक पढ़ाने का क्या होता है ना, इससे सिनेरियो बन जाता है कि हाँ इससे पहले क्या हुआ होगा, इससे पहले क्या हुआ होगा, कैसे मानव ने डेवलप किया। आप समझ रहे ना, पहले मोटे मोटे हथियार थे, अब जब हमसे कुछ नहीं आएगा, ऐसे हम जानवर की तरह रहेंगे तो कुछ भी पढ़ा रहे, हमें क्या पता चल रहा है। फिर जब हमें थोड़ी सी बुद्धि आई
तो हमने क्या किया, पत्थरों को थोड़ा, जो पत्थर है उनको आपस में टकरा के उसको थोड़ा धारदार बनाया ताकि शिकार वगैरह में हम यूज कर सकें। उसके बाद हमें थोड़ा सा और विकास हुआ तो हमने क्या किया कि जो छोटे छोटे पत्थर थे उनको हमने उनका यूज किया और उससे हम शिकार करने की कोशिश करने लगे। ठीक है, अब उसके बाद जो और इसके बाद क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तीसरी हम बात करेंगे जो हमारा उच्च पुरापाषाण काल है। उच्च पुरापाषाण, इसकी अवधि क्या है, 40,000 BC से 10,000 BC तक। ठीक है, इसमें क्या है, वही सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ के औजार क्या है, मतलब इससे कैसे। और हाँ, एक बात मेनली ये याद रखना है कि जहां पर जिस स्थान पर हमें निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, पुरा स्थल हैं जो निम्न पुरापाषाण काल के जो पुरा स्थल हैं, वहीं पे मध्य पुरापाषाण काल के भी स्थल वहीं पे हैं मैक्सिमम, क्योंकि वही क्लाइमेट, वैसे ही उसका रहने का तरीका। क्योंकि जो अभी तक क्या है, मानव मैदान में नहीं उतरा है। ठीक है, वो चट्टानों के आसपास ही रहता था, मतलब जंगलों में रहता था। उसे मैदानों में उतरने का कोई यही नहीं था कि कोई एम नहीं है, क्योंकि मैदानों में उसको पत्थर नहीं मिलेंगे। पत्थर नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, औजार नहीं बना पाएगा, औजार नहीं बना पाएगा तो शिकार नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा तो क्या खाएगा। और चट्टानों के पास क्या होता है, चट्टान मीन्स जंगल में, तो वहां क्या होता है, उसको प्रॉपर पत्थर मिल जाते हैं और पत्थर से वो औजार बनाकर शिकार करता है और अपना भोजन बनाता है। ठीक है, वही उसकी दिनचर्या, वही वो कल्चर, उसका कल्चर, उसकी वही कल्चर है। ठीक है, तो उच्च पुरापाषाण काल की हम बात करेंगे तो इसमें दो परिवर्तन हुए जो इसको अलग करता है, मध्य पुरापाषाण काल से जो अलग करता है। दो उसमें मेन परिवर्तन हुए। पहला हुआ, मान लीजिए चकमक पत्थर। दूसरा आधुनिक मानव, जिसको क्या बोलते हैं, आधुनिक मानव को होमो सेपियंस। ठीक है, तो चकमक पत्थर क्या होता है, ये भी एक पत्थर ही है, पर इसमें क्या होता है ना, ये पॉलिश, एक तो कठोर होता है, मतलब जल्दी से टूटता नहीं है, इसके औजार जल्दी से टूटते नहीं है, प्लस परिष्कृत होते हैं, मतलब थोड़े चिकने होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से हम इसका औजार बना सकते हैं, अच्छे औजार बना सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की। पहले जो थे, पहले वाले कालों के जो औजार थे वह किसी भी पत्थर के बना लेते थे, बेकार से पत्थर के, जल्दी टूट जाते थे, बहुत ज्यादा नुकीले नहीं बन पाते थे। ठीक है, धारदार नहीं बन पाते थे, तो उसको दिक्कत आती थी आदमी को। तो अब जो उसको मिला, एक चकमक पत्थर मिला, जो ऐसा पत्थर था कि जो आसानी से टूटता था, टूट भी आसानी से जाता था, लेयर बाय लेयर, प्लस जो वो मजबूत भी रहता था, प्लस परिष्कृत होता था, चिकना होता था। तो औजार जो है हमारे, जो इस काल के जो औजार हैं, ये थोड़े और डेवलप्ड टाइप के हैं। ठीक है, तो इस काल में जो औजार बने हैं, पहले संस्कृति में मोटे मोटे, उसके बाद जो फलक बने हैं, और इस काल में क्या है, ब्लेड बने हैं। ठीक है, औजार कौन कौन से हैं, ब्लेड। यहाँ पे जिस टाइप के जो औजार हैं वो सब ब्लेड बने हैं। ब्लेड क्या होता था, वो उसकी जो लंबाई होती थी ब्लेड की, वो अपनी चौड़ाई की दुगनी होती थी, और ये दोनों तरफ से धारदार होता था, इधर से भी धारदार और इधर से भी धारदार। तो इसमें क्या हुआ कि अब का जो मानव है वो इसको और ज्यादा धारदार करके उसको क्या होता था कि कई बार जो लकड़ी में डंडा एज ए भाला की तरह यूज कर लेता था, लकड़ियां बांध के जानवर को मतलब शिकार करने के लिए इसका ब्लेड्स का यूज कर लेता था। आकार में थोड़े छोटे थे, सबसे बड़े, क्योंकि आकार में भी ये छोटे होते चले गए, क्योंकि निम्न पुरापाषाण काल में मोटे मोटे हस्त कुठार थे, उसके बाद पतली पतली थे बड़े, पर पतली पतले फलक आए, उसके बाद फलक को और रिफाइन की, दोनों तरफ से चिकना किया गया, दोनों तरफ से उसको परिष्कृत किया गया या धारदार बनाया गया, तब जाके ये ब्लेड बने हैं। ठीक है, तो इसको ब्लेड वाली संस्कृति भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लेडों का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। तीसरी बात, और इसका हम बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे कि आधुनिक मानव। इसको आप समझ सकते हो कि आधुनिक मानव में क्यों बोल रहा हूं।
तो आधुनिक मानव बोलने का जो है कि होमो सैपियंस इसको बोलते हैं। तो इस टाइम पे क्या ना आग की खोज हो चुकी थी, ठीक है। और ये लगने लगा था कि अब का जो मानव है, होमो का मतलब होमो सैपियंस का मतलब जो ज्ञानी मानव, पहले भी मानव थे, वो मानव थे पर वो इतने ज्ञानी नहीं थे। एज ए जानवर वो अपना ये होता था, रहते थे। पर अभी जो है जानवरों से हट के कुछ इसमें तर्क शक्ति करने का ये आ गया था कि अब ये थोड़ा जानने लगा था चीजों को, अपने आप पे को थोड़ा सा अपने आप को जो मेंटली रूप से जानवरों से ऊपर करने लगा, जिससे क्या इसको होमो सैपियंस मतलब ज्ञानी मानव बोलने लगे, ठीक है। तो इसके जो पूरा स्थल है, जो पूरा स्थल मतलब जहां जहां से ये औजार मिले हैं, तो सबसे पहले वही सोहन घाटी, सोहन नदी घाटी, दूसरा है नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, और तीसरा है हमारा, और ये तो कॉमन रहेगा, भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका की गुफा, ठीक है। और बाकी एक दो पुरा स्थल हैं जो और भी हैं, जो एक्चुअली क्या है ना, जो पुरा स्थल है लगभग सेम थे, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लगभग सब सेम हो जाते हैं। तो जहां पे, और एक इसमें अलग से हम ये लिख सकते हैं, इनाम गांव, इनाम गांव, ये देखिए बहुत आगे यूज होने वाला टर्म है कि इनाम गांव कहाँ है। तो ये महाराष्ट्र में है, और आगे भी इसमें कई सारी संस्कृतियां इसमें पली हैं, ठीक है। आगे इसमें पूरा, अभी तो सिर्फ कुछ आदमी यहाँ रह रहे हैं, कुछ मानव यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब उच्च पुरा पाषाण काल में। बाद में पूरी की पूरी संस्कृति आप देखेंगे कि इस पे फोकस हो जाएगी, इनाम गांव पे फोकस हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक जो झारखंड में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो आसपास जो क्षेत्र है, सिंहभूमि क्षेत्र, वहां पर भी उच्च पुरा पाषाण काल के हमें साक्ष्य मिले, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी पुरा पाषाण काल की, ठीक, पुरा पाषाण काल। अब हम बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल का सबसे पहले अवधि लिखेंगे कि मध्य पाषाण काल की अवधि क्या रही है। तो ये 10,000 BC से 8,000 BC तक, इस मध्य पाषाण की अवधि 10,000 BC से 8,000 BC तक, सिर्फ 2000 साल के जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ है, तो ये किस तरह से पूरा पाषाण काल से अलग था। तो इसमें दो चीजें होंगी। सबसे पहले जो हम औजारों पे बेच रहे, ये जो जितने काल है औजारों पे बेच दें। तो सबसे पहले औजार जो हो गए, अब जो हो गए औजार बहुत काफी छोटे हो गए, नुकीले हो गए, इतने छोटे थे, पत्थर के सब बने औजार, पर इतने छोटे, इतने नुकीले हो गए कि उनको वो भाले पे लगा के, लकड़ी के आगे लगा के भाला बना सकता था, या तीर के आगे रख के, तीर के आगे लगा के उसको एज ए तीर यूज कर सकता है, एज ए बाण यूज कर सकता है, और जानवरों का शिकार कर सकता है। तो इस टाइम के पीरियड इस टाइम पीरियड के जो औजार हैं वो काफी छोटे हो गए, काफी नुकीले हो गए, काफी धारदार हो गए। तो इसीलिए क्योंकि इस काल में सूक्ष्म पाषाण का यूज हुआ है, छोटे छोटे, है ना, सूक्ष्म पाषाणों का मतलब छोटे छोटे पत्थरों का यूज हुआ है, इसीलिए इसको सूक्ष्म पाषाण बोलते हैं, ठीक है, मतलब माइक्रोलिथ। इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पाषाण। तो कैसे छोटे छोटे, क्या मतलब छोटे छोटे जो उसके औजार थे, औजारों का नाम क्या है। तो औजारों का नाम सबसे पहले जो हम औजारों, जो छेद करने वाले औजार हैं, जैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई नाम नहीं है, छेद करने वाले औजार, छेद करने वाले। दूसरा तीर की नोक पर लगाने वाले, ठीक है। खुरचनी होती है, खुरचनी का यूज क्या होता था कि जो जानवर, जो मरे हुए जानवर हैं उनसे खाल निकालने के लिए, ठीक है, मांस अलग करने के लिए, खाल अलग करने के लिए। तो ये सब चीजें क्या होता है कि इन सब चीजों से ये छोटे हो गए और चीजें आसानी हो गई, मतलब कम बल लगा के, कम फोर्स से
आप औजार बना मतलब मांस शिकार कर सकते हो और मांस निकाल सकते हो। ठीक है, तो सूक्ष्म पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के जितने भी पुरा स्थल है, ठीक है, ये तो औजारों की बात होगी। जो पुरा स्थल है, मध्य पाषाण काल के जितने भी इस पुरा स्थल है वो सब वही पुरा स्थल है जो हमारे पुरा पाषाण काल में यूज हुए थे। मतलब इसमें कुछ अलग से चेंज नहीं हुआ है, मतलब वही जहां पे पुरा पाषाण काल के लोग रहते थे वहीं पे मध्य पाषाण काल के लोग भी रहते हैं। ठीक है, लगातार तो वही बेलन घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, ठीक है, नेवासा महाराष्ट्र में, ये सब किसी न किसी नदियों के पास ही रहते थे। क्योंकि आदमी को क्या चाहिए था उस टाइम पे, पानी। पानी आज भी मतलब बेसिक, जो पानी के आसपास ही रहना हर कोई पसंद करेगा। और दूसरा क्या, वहां पे चट्टान और पानी, जहाँ नदी हो और चट्टान हो, तो इन सब चीजों आप देखोगे कि वहां पे चट्टान है, पत्थरों की अवेलेबिलिटी है और नदी है। नदी रहेगी, जंगल रहेंगे तो जानवर भी रहेंगे। ठीक है, इस टाइम पे भी क्या था कि जो इस टाइम का जो मानव था, ठीक है, वही सेम रहेंगे, जो पुरा स्थल है सब सेम है। ठीक है, कोई इसमें अलग नहीं है। दूसरी इसकी जो मध्य पाषाण काल की जो सबसे खासियत थी कि इसमें कुछ जानवरों को, ठीक है, कुछ जानवरों को पालतू बनाया। ठीक है, तो पालतू जानवर, ठीक है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए। क्योंकि अब ज्ञानी हो गया था मानव, उसको लगा कि हाँ हम जानवरों का यूज कर सकते हैं, रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमें उनके पीछे शिकार के लिए नहीं जाना पड़ेगा और उससे दूध भी मिल सकता है, नई नई चीजें मिल सकती हैं। जब मन करे एज ए मतलब उसको भोजन की तरह वो ट्रीट करता है। ठीक है, अभी कुछ ज्यादा नहीं है, जैसे भेड़ बकरी। सबसे पहले तो हम कुत्ते की बात करते हैं कि कुत्ता सबसे पहले मानव सभ्यता में जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था। उसके बाद जितने भी जैसे भेड़ बकरी, ये सब सेकंड वन ये हैं, तो भेड़ बकरी है द्वितीय स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो उनका क्या करता था वो, जब उसको लगता था कि खाने की शॉर्टेज पड़ रही है तो वो उसको एज ए भोजन यूज कर लेता था। बाकी उसको अब ज्यादा शिकार अभी भी करता था, मछली अभी भी पकड़ता था, वो डिपेंड नो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं उसने शिकार करना बंद कर दिया, करता था, पर वो कुछ जानवरों को पालना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब उसे लगा कि हाँ इन जानवरों के साथ हम सेफ हैं, एक तो सेफ हैं, दूसरी हमारी रक्षा करते हैं और तीसरा भोजन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये पशुपालन जो है मध्य पाषाण काल का एक प्रमुख गुण है। ठीक, इसको हमेशा याद रखेंगे और इसमें कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ, ये याद रखेंगे हमेशा कि अभी मानव जो था, ज्ञानी मानव हो गया अलग बात है, पर अभी मानव ने कृषि कार्य नहीं स्टार्ट किया। ठीक है, तो अभी मानव ने यहाँ पे कृषि कार्य स्टार्ट नहीं किया है। तो ये सब जब कृषि स्टार्ट करना होगा तो वहां पे हम ये वाला पूरा काल ही बदल जाएगा। ठीक है, फिर तो एक क्रांति आ जाएगी मानवीय इतिहास में, मानव के इतिहास में, कि उसने कृषि कार्य कर दिया। अब वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हो गया, प्लस जो उसकी शिकार पे जो उसकी जो मैक्सिमम डिपेंडेंसी थी वो अब कम हो गई है। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, 8000 बीसी से 3000 बीसी। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं कि नवपाषाण काल की मेन चीजें क्या है। तो सबसे पहले जिसको हम कभी नहीं भूल सकते वो है, हाँ पहले अवधि की बात कर ले तो एनसीईआरटी में क्या है, जो अवधि को लेके कहीं कहीं क्या, ये तो एक कॉमन चीज, कॉमन एरा हो गई, कॉमन पीरियड हो गया, पर दक्षिण भारत में ये लगभग 1000 बीसी तक चलता रहा। नवपाषाण काल 1000 बीसी तक चलता रहा। ठीक है, कोई क्योंकि एकदम उसमें जो 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 गुण नवपाषाण काल के थे वो कंटिन्यू रहे 1000 बीसी तक। जनरली ये 3000 बीसी तक खत्म हो गया, मानवीय स्थायी रहने लगा, खेती करने लगा, सभ्यता बननी स्टार्ट हो गई 3000 बीसी में। ठीक है, कुछ सभ्यता है जो बनने स्टार्ट हो गई, जैसे कि हम बात करें जैसे हम बात करेंगे कि मिस्र की सभ्यता है, ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो 3000 बीसी में एक सभ्य बन के तैयार हो गई। ठीक है, हमारी हड़प्पा सभ्यता से पहले वो बन चुकी थी, जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता थी।
पर हमारे दक्षिण भारत में ये या भारत में ये 1000 BC तक चलता रहा। ठीक है, इसका जो अवधि है वो हमने बता दिया 8000 BC से 3000 BC तक। और दूसरा अब जो है, जो सबसे बड़ी बात थी, मानव आखेटक से या खाद्य संग्राहक से शिकार करना, तो उसने कहीं कहीं अभी मछलियों पर डिपेंड करता था, शिकार भी करता था, वो कंटिन्यू वो चलता रहा, थोड़ा शिकार चलता रहा, पर ऐसा नहीं कि 100% शिकार करना था। तो मानव जो था, मानव इस पीरियड में वो खाद्य संग्राहक, जैसे जो वनों से फल फ्रूट इकट्ठा करता था या अनाज का कोई अपने से प्राकृतिक रूप से पेड़ उगे हुए हैं तो उनको इकट्ठा करके उसको खाता था, तो उसको खाद्य संग्राहक बोलते हैं। तो अब वो ऐसा नहीं रह गया, खाद्य संग्राहक नहीं रह गया, अब वो खुद से उगाना सीख गया। ठीक है, वो खुद से उगाता है, तो खाद्य संग्राहक से क्या बन गया, वो खाद्य उत्पादक बन गया। ठीक, खाद्य उत्पादक मतलब खाने के सामान का उत्पादन करना, मतलब कृषि करना। ठीक है, कृषि करना। तो इसकी जो सबसे बड़ी क्रांति, जो मानवीय इतिहास में मानव ने जो अपनी सभ्यता की जो सबसे बड़ी खोज की है, या जो अपने लिए जो सबसे बड़ी खोज की है, वो आज तक की जो सबसे बड़ी खोज है कृषि उत्पादन है। उसने सीख लिया कि किस टाइम पे बीज बोएंगे तो फसल आएगी, फसल आने के बाद कब काटनी है, कब दोबारा से फसल बोनी है, कैसे कृषि करनी है। तो ये सब चीजें आप देखो, पैटर्न चेंज हो गया, वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया, तो अब उत्पादन के लिए उसको वैसे औजार चाहिए। दूसरी चीज है क्या, दूसरी चीज क्या थी कि जो पाषाण काल था वो थोड़ा बर्फीला था। ठीक है, पृथ्वी बर्फ से लगी हुई थी। मध्य पाषाण काल में आते हुए तो जलवायु परिवर्तित हुई और जो बर्फ था पिघला और वहां पे जंगल बनना स्टार्ट हो गए, पेड़ बनना स्टार्ट हो गए। जो मिट्टी थी वहां से बर्फ हटके अब वो मिट्टी बन गई है, मतलब पेड़ आ गए वहां पे, मतलब खेती करने योग्य हो गई है। कुछ कंडीशन ऐसी बन गई कि इंसान खेती कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, खेती करने के लिए उसको वैसे ही औजार चाहिए। तो जो मेन औजार था इस टाइम का, नवपाषाण काल का जो मेन औजार है, ठीक है, अब हम औजारों की तो बात करेंगे। तो मेन औजार क्या है उसकी, कुल्हाड़ी। ठीक है, और ये कुल्हाड़ी अब हस्त कुल्हाड़ी नहीं है, हाथ से चलाने वाली नहीं है। ये अब है जिसमें एक पत्थर होता था, वही चकमक पत्थर, वो चकमक पत्थर रहेगा। ठीक है, वो नहीं जाने वाला। तो एक इस टाइप की मान लीजिए ये कुल्हाड़ी हो गई। ठीक है, जिसमें एक लकड़ी से पत्थर को बांध दिया जाता था, एक धारदार पत्थर। ठीक है, तो ये कुल्हाड़ी, इससे क्या होता था, पेड़ों को काटा जाता था। जो जंगल, पहले तो सब ज्यादातर जंगल था, तो इससे पेड़ काटने के लिए माना कि फोर्स ज्यादा चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा वर्क चाहिए। तो उसके पर क्या कर सकते हैं, फिर भी उसने अपने आप को डेवलप किया, उस तरह के औजार बनाए। तो उसने कुल्हाड़ी का यूज किया और पेड़ों को काटा। उसके बाद खेती करने के लिए, मतलब जैसे आजकल जुताई होती है, तो उसने एक औजार बनाया जिसको जोत डंडा बोलते हैं। ठीक है, जोत डंडा क्या होता है, दूसरा मेन जो औजार था इसका जोत डंडा। ये डंडा कैसा होता था, एक लकड़ी होती थी जो नीचे से एकदम नुकीली होती थी। ठीक है, इसके ऊपरी भाग में एक पत्थर होता था, छल्लेदार पत्थर, मतलब मान लीजिए जैसे आधा किलो का एक पत्थर होता था। जमीन को खोदना है, उसको जमीन में इसको गुड़ाई करना है। ठीक, जुताई करना है, जुताई गुड़ाई इसको बोलते हैं। तो बीज बोने के लिए, उसको जमीन को जोतने के लिए सबसे पहले जोत डंडा का यूज किया। इसके ऊपरी भाग पे इसको वजन देने के लिए, ताकि फोर्स कम लगाना पड़े, तो पत्थर का एक छल्ला भीतर से खोखला करके अंदर से उसको डाल दिया जाता था, उससे जमीन की जुताई की जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया, इसके दो मेन औजार ये हो गए। ठीक है, जो नवपाषाण काल के हैं, जो मेन चीजें हैं वो ये हो गई। तो और ये जो थे एकदम पॉलिशदार, ये तो चकमक पत्थर कहते थे, एकदम मजबूत वाले पत्थर का यूज होता था, एकदम पॉलिश पत्थर। ठीक, तो दूसरी चीज उसने अब स्थायी निवास। ठीक है, जो नवपाषाण काल की जो सबसे बड़ी चीज है, ये तो औजार हो गया, जोत डंडा, ये दो मेन औजार हो गए। ऐसा नहीं कि जो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे अब वो बंद हो गए, वो भी चलते थे। एक तीसरा औजार जो मेन था फसल काटने के लिए, जैसे आज की हक्सी होती है ना, तो जो जिसको दराती बोलते हैं ना, जो हक्सी होती है, तो जो छोटे छोटे पत्थर, नुकीले पत्थर थे, उसने एक मोड़दार डंडे में, ऐसा नहीं सेम मान सकते कोई लकड़े का जैसे मोड़दार डंडा, जैसे मान लो सपोज ये तो आज की हक्सी हो गई, उसको कोई घुमा हुआ डंडा मिला, ऐसा डंडा मिला प्राकृतिक रूप से, उसने क्या किया, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े नुकीले जो धारदार थे वो यहाँ पे बांधे। और इसका यूज, जैसे आज हम हक्सी को फसल काटने के लिए यूज करते हैं, इसका यूज
उसने फसल काटने के लिए किया। ये लकड़ी है, ठीक है, और इस पे जो लगे लगे छोटे हैं, ये छोटे छोटे औजार हैं जो मध्य पाषाण काल में मानव ने बनाना सीख लिया था। ये आप उसने हंसी पे लगा के फसल काटने के लिए औजार बनाया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पाषाण हंसी, ठीक है। तो ये उसने बना, ये 3 उसके मेन हो जाते, कुल्हाड़ी से पेड़ काटे, जोत डंडा से जमीन जुताई की, और फिर फसल को काटने के लिए हंसी, पाषाण हंसी या हंसी, ठीक है। ये 3 चीज उसके मेन हो जाते हैं यहाँ पे। बाकी जो शिकार करने के लिए शिकार होता था, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता था, पर ये उसने डेवलपमेंट किया। और ऐसा नहीं ना कि मध्य पाषाण काल की चीजें एकदम छोड़ दी, धीरे 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 छूटेंगी। तीसरा क्या है, औजार इस टाइप के हो गए। जो चौथा है उसमें स्थायी निवास, ठीक है, स्थायी निवास। पहले क्या था, जो मानव था वो जानवरों के पीछे जाता रहता था, घुमक्कड़ था, ठीक है, तो इधर से उधर घूमता रहता था, जहां उसको भोजन मिला वो उधर चला गया। तो अब उसने क्या, स्थायी निवास बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि स्थायी निवास इसलिए बनाया, अब वो खेती करता था, अब खेती करने के लिए तो एक जगह रहना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी है, प्लस दूर जाने की जरूरत क्या है, जब खेती होगी, कृषि होगी, तो उसकी फसल होगी, उसी को इकट्ठा करेगा, ठीक है, और इकट्ठा करने के बाद वो उसी को खाएगा, ठीक। माना कि इसमें इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होता था, सिर्फ कुछ खा सकते हैं, मतलब अवशेष तो बिल्कुल नहीं होता था कि जैसे कि एक्स्ट्रा हमारा पैदा हो गया, कम पड़ता था, ज्यादा नहीं होता था, ठीक है। तो कुछ शिकार भी करता था वो, कुछ जानवरों को भी खाता था। तो स्थायी निवास, स्थायी निवास क्या होगा, स्थायी निवास में सबसे पहले जो हम बात करेंगे, इधर हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, और ये मान लीजिए आप, ये है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान में यहाँ जो कृथक श्रेणी है, मकरांता टोल, ये कृथक श्रेणी मान लीजिए, इधर सुलेमान, तो यहाँ पे है मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ में सबसे पहले उसने स्थायी रूप से रहना स्टार्ट किया, और सबसे पहले कृषि भी के साक्ष्य जो मिले हैं वो मेहरगढ़ से ही मिले हैं, ठीक है। जो इस कृषि में क्या किया, यहाँ पे मेहरगढ़ में क्या क्या उगाता था, गेहूं और जौ, गेहूं एंड जौ, ठीक है। ये दोनों चीजें को जो साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद कोल्डी हवा, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, जो आज का हमारा प्रयागराज है, उसके आसपास है। कोल्डीवा में क्या है, लगभग यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले, जो लगभग 7000 बीसी पुराने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गेहूं के और जौ के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ में, तो और उसके बाद कोल्डीवा में, ये 7000 बीसी पुराने, और ये लगभग 8000 बीसी, ठीक। तो सबसे पहले कृषि के साक्ष्य गेहूं और जौ, मेहरगढ़, और दूसरे जो यहाँ पे क्या मिला है, चावल, ठीक है। तीसरा, स्थायी निवास में सबसे पहले मेहरगढ़ आ गया, दूसरा कोल्डीवा आ गया, तीसरा क्या है, बुरझोम। अब ये बुरझोम का है, तो ये बुरझोम है हमारा कश्मीर घाटी में। यहाँ की क्या खासियत है, देखिए, जो पूरा स्थल है ना, पाषाण कालीन पूरा स्थल है तो कई सारे, मैं सिर्फ मेन बता रहा हूँ। तो जो बुरझोम में क्या होता था, गर्तावास, कैसे रहता था आदमी, गर्तावास में। गर्तावास क्या होते हैं मैं बताता हूँ। तो गर्तावास बनाकर यहाँ रहता था, क्योंकि आपको पता है कश्मीर घाटी काफी ठंडी है, बर्फ पड़ती रहती है। तो गर्तावास क्या होते थे, झील के किनारे, क्योंकि पानी टेम्परेचर को बैलेंस रखता है, ज्यादा ठंडा नहीं होने देता आसपास, ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडा, बैलेंस बनाने की कोशिश रखता है। तो गर्तावास जो झील के किनारे, वो जमीन में गड्ढा बनाकर रहते थे, ठीक है। तो उसी को हम गर्तावास बोलते हैं, मतलब जमीन के अंदर गड्ढा बनाते थे, घर बनाते थे, काफी लंबा चौड़ा नीचे से, और वहां पे गर्तावास में घर बनाकर रहते थे, ठीक। तो ये हो गए गर्तावास सब, तो ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके जम्मू कश्मीर के बाद जो हम बात करेंगे, सबसे पहले ये तो सबको रहेगा कि सबसे पहले जो स्थायी निवास किया है वो मेहरगढ़ में ही हुआ है। उसके बाद एक मेहरगढ़ की दूसरी खासियत है कि यहाँ पे एक कब्र मिली है, जिस कब्र में मालिक के साथ बकरी को दफनाया गया है, ठीक है, मालिक के साथ बकरी।
ये सब आपको नोट्स में बाकायदा मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, या तो सिर्फ मैं समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ सबको सटा के। और बुर्ज होम में एक मालिक के साथ कुत्ते को, ठीक है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। बुर्ज होम मतलब जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मालिक के साथ एक कुत्ते को दफनाया गया है, ठीक है। मेहरगढ़ में गया हूँ जो, और जो के साथ रुई का भी इस टाइम पे साक्ष्य मिले हैं कि ये रुई भी उगाने लगा था, ठीक है। क्योंकि रुई मान सकते हैं कि उसने 8000 बीसी के आसपास नहीं उगाई हो, पर 3000 बीसी के आसपास है, तो नवपाषाण काल का है, मतलब नवपाषाण की अवधि, तो उस टाइम पे उसने रुई भी उगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तीसरी चीज आती है, ये तो बुर्ज होम हो गया। चौथा जो आता है चिरांद। चिरांद कहाँ है? ये बिहार में है, मतलब नॉर्थ बिहार में है चिरांद, घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो इसमें क्या है, इसकी क्या खासियत है कि चिरांद में हड्डी के औजार मिले हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि हड्डी के औजार कहां से मिले हमें, चिरांद से। हालांकि थोड़े हड्डी के औजार हमें कश्मीर से भी मिले हैं, बुर्ज होम से, कश्मीर घाटी से भी मिले हैं, पर जो मैक्सिमम क्वांटिटी में मिले हैं वो चिरांद से मिले हैं, ठीक। नवपाषाण काल की जितनी भी है व्यवस्था, ये विशेषता हो गई। इसके बाद नवपाषाण काल समाप्त हो जाता है और उसके बाद हम चिरांद को एक बार दर्शा देते हैं। तो ये हो गया आपका बिहार में चिरांद, ठीक है। ये चिरांद हो गया बिहार का, और इसके बाद यहीं पे नवपाषाण काल को हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू क्लास।